नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। टीचिंग एग्जाम्स के लिए आप मुझे जानते हैं, इसकी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन को भी आप लोग अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं। तो सबसे पहले दिखने वाली परीक्षाओं में DSSB एग्जाम है, जिसका फॉर्म आप लोगों ने फिलअप किया होगा और इसमें एक बड़ी संभावना भी आपके सामने है कि शिक्षक भर्ती का एक बड़ा अवसर है। दिल्ली में आप टीचर बन जाए, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मेरे पास आपके लगातार संदेश आ रहे थे कि सर इसकी प्रैक्टिस शुरू करा दिया जाए। मैं इसकी भी प्रैक्टिस और LT का जो GS वाला हिस्सा है उसकी भी प्रैक्टिस यूपी टेट के और सुपर टेट पर लगातार लगा ही हूँ। मतलब जितने भी शिक्षक भर्ती को लेकर के अलग अलग स्तर के प्रयास हो सकते हैं, BPSC मेरा बड़ा पसंदीदा रहा है, उसके भी स्तर के लोग भी जो आप हमसे जुड़े हुए हैं। तो फिलहाल मैं DSSB का प्रीवियस ईयर हल करने जा रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं कोई एग्जाम की प्रिपरेशन प्लान करता हूँ, शुरुआत करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सबसे पहले एग्जाम अवेयरनेस दूं। और एग्जाम अवेयरनेस का सबसे बेहतर तरीका उसका प्रीवियस ईयर पैटर्न ही है। जो पुरानी परीक्षाएं हो चुकी हैं उसी पर ही हम लोग को फोकस करना होगा। तो सबसे पहले मेरी यही कोशिश रहेगी कि DSSB के जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं, PRT के मैथमेटिक्स वाले उन हिस्सों को मैं कवर करा दूं। आप सवालों को देखेंगे तो आपको चिरपरिचित लगेगा कि मैंने किसी ना किसी एग्जाम में इन सवालों को कवर किया था। इससे आपको बड़े कॉन्फिडेंस भी मिलेंगे और आगे जब परीक्षा में हाल में जाएंगे तो आप नए सवालों को भी यूज करेंगे जो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। तो फिलहाल शुरू करते देर ना करते हुए बस आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट रहता है कि आप सभी लोग वीडियो सेशन को लाइक किया करें, शेयर किया करें। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया, उसको ज्वाइन कर लें। और सबसे ज्यादा जरूरी होता है कन्वर्सेशन। तो आपके अगर कमेंट्स आते रहते हैं, आपका कनेक्शन बना रहता है, तो हमें भी फील रहता है, हमें भी लगता है कि हमें करना चाहिए और ऐसा बना रहेगा तो ही बेहतर होगा। तो फिलहाल देर ना करते हुए DSSB एग्जाम की प्रिपरेशन में हम प्रीवियस ईयर को शामिल कर रहे हैं। मैथ के सवालों को हल कराने जा रहे हैं, जिसमें जिस सेट को हमने आज शामिल किया है ये 2018 का है। कंप्लीट में डिफाइंड व्याख्या कराने चल रहा हूं पूरा का पूरा। ये पेपर हुआ था 10/11/2018 को और इसकी टाइमिंग थी 8:30 से 10:30 की, 2 घंटे का पेपर था। मैथ वाले हिस्से हम लोग कवर करते हैं एक एक सवाल को। आइए पहले सवाल पर मैं आपको लेकर चलता हूं। क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड पर। वह संख्या ज्ञात करें जिसे 19 बार उसी से जोड़ने पर उसका मान जो परिणाम आता है वो 400 आ जाता है। तो वह संख्या आपसे पूछ रहा है। जैसे 19 बार उसी से जोड़ना, जैसे मैंने कहा 5 को 10 बार जोड़ो ना, 5 को अपने में ही 10 बार जोड़ो, 5 + 5 + 5 + 5। तो ऐसा ना करके हम 5 भाई जितना जोड़ने पर आएगा 5 गुणे आप 10 कर दें, सिंपली वही मान होगा। भाई 5 को 10 बार जोड़ना, 5 + 5 + 5 + ऐसे जोड़ते जाइए। 2 बार जुड़ेगा 10, 4 बार जुड़ेगा 20, ऐसे 10 बार जुड़ेगा तो उस हिसाब से मान आपको मिल जाएगा। तो 10 × 5 = 50 कर सकते हैं। फिलहाल वही चीज है कि एक संख्या अगर हमारे पास n थी, ध्यान से देखिएगा, और उस संख्या में उसी संख्या को 19 बार जोड़ना, मतलब 19 × n कर देना। यह मान कह रहा है 400 हो जाएगा, करेक्ट है। तो आप इन दोनों को जोड़ लीजिए। अभी ये 20n हो गया, 20n = 400 है। n बराबर 20 भी सामने हो जाएगा। n बराबर कितना हो गया? 20 हो गया। अब आपके सामने वो संख्या सिंपली 20 बनकर आ गई और आपको D ऑप्शन में इसका राइट सोल्यूशन भी दिख रहा है। हो गया ना। जैसे अब आप ऐसे कह सकते थे कि एक संख्या 20 थी, देखिए ऐसे हो गया। और 20 में हमने क्या कर दिया, 19 बार 20 को हमने जोड़ दिया, तो ये 380 हो गया। 380 में हमने 20 को जोड़ दिया, तो हो जाएगा कुल मिला के 400, करेक्ट है। तो इस हिसाब से इसका राइट सोल्यूशन आपके सामने है। आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ये रिकरिंग का क्वेश्चन है, आवर्ती का। बहुत ही कम ऐसा क्वेश्चन देखा जाता है, लेकिन ये पैटर्न बहुत ही अच्छा है। मैं कहूंगा कि इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। जोड़ने घटाने का सवाल है, इसको इस पर लोग कन्वर्जन करके जोड़ना घटाना शुरू करते हैं। मैं आपको जब जब पढ़ाता भी हूं तो बात समझाता हूं कि अगर बार के क्वेश्चंस हैं और आप सोच रहे हैं कि इसका कन्वर्जन कर लें, जो 9/9 वाला या 90 वाला कॉन्सेप्ट होता है उसका उपयोग करके सोल्यूशन कर डालें, कर तो डालेंगे, बाद में फिर से कन्वर्जन करके इन ऑप्शन तक पहुंचना टफ होगा। तो एक प्रोसेस में आपको तरीका बता रहा हूं, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसके पहले इतना तो जरूर जान लीजिए, 0.43 ऐसे इनफाइनाइट तक, 0.26 टिल द इनफाइनाइट तक, ऐसे 0.43999999 क्योंकि 9 के ऊपर बार लगा है। ऐसे प्रत्येक सवालों के लिए आपको ऐसे कॉलम बनाना चाहिए। जैसे बना रहा हूं, ध्यान से देखना बस केवल। अब हमें पहले वाले हिस्से में हमें उसको टारगेट करना है जिसमें कुछ पद विदाउट बार है और मैक्सिमम है। जैसे इसमें एक पद छूटा है, इसमें 2 पद छूटा है, तो आप इसी को टारगेट करिए, 0.43 कर दीजिए। कर दिया हमने, करेक्ट है। इनके पास गए या इनके पास गए, इनके पास 0.26 से शुरू में इनके पास कोई बार और मतलब विदाउट बार कोई टर्म था ही नहीं, सब पे बार लगा था। बट इसने अगर 2 पद छोड़ा तो इनसे भी कहेगा आप भी 2 पद दो।
तो ये जब दो पद अपना देंगे तो कहां से देंगे, कहेगा जहां बार जो जैसे जा रहा 0.262626 वहीं से मांग लेगा, 0.26 देना पड़े। कुछ लोग सोचेंगे इसमें 0 0 कर दिया जाए, गलत हो जाएगा अगर वैसा सोचेंगे तो। यहां देखिए ये कहेगा भैया मेरे पास 1 4 तो है जो विदाउट बार है, लेकिन उसके बाद आपको 3 से लेना पड़ेगा। 3 1 3 1 3 1 था तो आप 3 ले लीजिए। अब 1 3 1 3 1 3 हो जाएगा। लिखना चाहे तो ऐसे देख सकते हैं, जैसे ए पॉइंट 4 3 1 3 1 3 1 टिल द इनफिनाइट था। ऐसे अगला क्या था 0.262626 टिल द इनफिनाइट था। अगला क्या था 0.43999999 टिल द इनफिनाइट था। देखिए हमने क्या किया है, हमने इसका 4 3 ले लिया और एक लकीर खींच दी, एक मार्जिन बना दिया और इनसे कहा आप भी अपना 2 दीजिए। 2 देने के बाद अब इनका यहां तक मामला खत्म, 262626 ऐसे चलेगा। इनसे भी 2 मांगा तो इन्होंने 4 3 दिया। अब इनका जो हमारा 3 1 चल रहा था 1 3 1 3 1 3 करके चलेगा। समझ रहे हैं, यही ध्यान देना है आपको। ध्यान दिया हमने, हाँ। अब आपको क्या करना सुनिए, आपको करना यह है कि आपको चेक करना है किसमें अधिक बार, मतलब कितने पदों पर अधिकतम बार लगा है। जैसे इसमें 2 पर लगा है, इसमें 2 पर, इसमें 1 पर, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है, अर्थात बीच वाले में 2 बच जाएगा। 4 3 ले लिया था मैंने, 1 3 लिखिए और इसको 2 बार ऐसे रिपीट कर दीजिए। इसलिए नहीं कि इसमें 2 पद ले रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट करना पड़ता है किसी सवाल के लिए। आगे चलता हूं, 2 6 ले ही चुका हूं, 2 6 ही और बचेगा। 2 6 2 6 कर दीजिए ऐसे। वो कैरी के लिए होता है, उसकी जरूरत है तो ये बाद में सोल्यूशन में नहीं यूज किया जाता, बट अभी करना है। 4 3 ले चुका, ये बड़ा इजी है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं। 9 9 देखिए ऐसे हो गया। अब सुनिए, जैसे लिखा है उसी प्रकार से प्रोसेस करिए कि यहां प्लस है और यहां माइनस है। देखिए कैसे करूंगा मैं, 6 3 9 9 9 से घटा 0, यहां देखिए 1 2 3, बट यहां पर 3 से 9 घटेगा तो नेगेटिव आएगा। इससे बढ़िया किससे एक उधार मांग लीजिए, ये अपना एक देगा, एक देगा, खुद 2 बन जाएगा, बट इसको क्या कर देगा, जब एक पद यहां क्रॉस करेगा 10 जुड़ेगा, तो 10 3 13, 13 में से 9 निकलेगा 4 हो जाएगा। अब यहां 2 जा चुका था, 2 और 6 मिलकर 8 होता, 8 से हो नहीं पाएगा इसका मामला, तो यहां पर ये भी अपना एक मांगेगा उधार इनसे। जब इनसे उधार मांगेंगे तो 0 हो जाएंगे, बट इनको दे करके कितना बना देंगे, 18 बनाएंगे। 18 से 9 निकलेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा। यहां पर 0 हो चुका है, 2 है, घटाना मुश्किल है। इसने भी अपना एक उधार मांगा इससे, इसका 2 हो गया बट इसको दिया, तो यहां पर 10 2 12, 12 से 9 निकलेगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इनके पास गए तो यहाँ 2 बचा है, यहाँ 6 6 2 8, 8 में से 3 निकलेगा 5, ये सही है। और यहाँ पर 4 2 6, 6 से 4 निकलेगा 2 होगा। अब तरीका देखिए क्या होता है। अब इनसे कोई मतलब नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं है। बाकी देखिए ये रहेगा आंसर में 0.2525 रहेगा, 39 के ऊपर बार, 39 के ऊपर बार। देखिए किस विकल्प में दिख रहा है, यस आपको दिखा होगा ये सी ऑप्शन में, 2539 के ऊपर बार। इस सी ऑप्शन इसका सही सोल्यूशन हो जाएगा। समझ रहे बात तो, यस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसके शब्दों को बहुत ही क्लियरली पढ़िएगा। कह रहा लघुत्तम पूर्ण संख्या के अंकों का वह योग कौन सा है जिसे 52368 में से घटाना चाहिए जिससे कि वह एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाए। मतलब ये जो अपने पास विकल्प दिए गए हैं इनको नहीं घटाना है, ऐसी कौन सी मिनिमम संख्या घटाएं जिसको घटाने के बाद वह संख्या पूर्णवर्ग बने, और सबसे बड़ी बात यहां पर उस संख्या को जिसको आप घटा रहे हैं उसके अंकों का जोड़ पूछा गया क्या होगा। मतलब ये सवाल आसान नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको समझना है कि आपको नंबर कौन सा दिया गया है, 52368। सबसे अच्छी बात थी कि अगर यह पूर्णवर्ग खुद होता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह पूर्णवर्ग है नहीं। हमें इसको पूर्णवर्ग की पहचान तक ले जाना पड़ेगा, मतलब समझना पड़ेगा कि यह संख्या पूर्णवर्ग होने में कितना कम या ज्यादा है। जिसमें कम या ज्यादा की स्थिति में जो ज्यादा क्लोजर होगा उसी की तरफ हम नजर उठाएंगे। जैसे हमें सोचे कि यह 2 पूर्णवर्गों के बीच में कहां पर स्थित है, मतलब किसके किसके साथ है। तो अगर पूर्णवर्ग के बारे में आप थोड़ा बहुत समझते हैं तो आप ऐसे समझिएगा कि हमारे पास जब कभी भी हम संख्या का वर्गमूल करने जाते हैं तो अंतिम के 2 अंक अलग कर लेते हैं। अब अपने पास यहां पर 523 बचता है, यहां पर 68 बचता है। हम अंतिम का डिजिट सोचते हैं और इसके लिए सोचते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या जिसका वर्ग करने से यह 523 प्राप्त हो जाए या उससे कम रह जाए। तो 22 का 484 होता है और 23 का 529 होता है, तो 23 अलाउ नहीं होगा, तो आप 22 ले सकते हैं, अर्थात 2 2 लिख दीजिए। अब 2 2 के बाद यहां पर अगर 8 है तो 8 के लिए हम पॉसिबिलिटी में समझ सकते हैं कि वह हमारे सामने क्या विकल्प के रूप में हो सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि एक नंबर 228 होगा और एक नंबर 229 होगा, क्योंकि इसका वर्ग करने से
इसका वर्ग करने से 228 का वर्ग करने से आपको प्राप्त हो जाएगा 51,984। और अगर 229 का करता हूं तो मिलेगा 52,441। 51,984 यहां से मिलेगा इसका वर्ग करने से 51,984, और इसका वर्ग करने से जो अपने पास दूसरा 229 सोचा मैंने 52,441 मिलेगा। इसका वर्ग करने से 52,441 मिलेगा। अब आप खुद समझने की कोशिश करिए कि यह नंबर जो हमारे पास दोनों हैं जिनका वर्ग करने से हमें जो प्राप्त हो रहा है एक्चुअली यह किसके क्लोज हो रही है। तो आप समझ गए होंगे कि इसके क्लोज हो रही, मतलब हमको इसमें से घटाकर यहां पहुंचाना है। इसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपली इससे इसको घटा देना है। 8 से 4 निकलता है 4 होता है, 6 से 16 से 8 निकलता है 8 होता है, और यहां पर आपके पास बचेगा 12 से 9 निकलेगा 3। 384 घटा देने से यह संख्या आपकी पूर्ण वर्ग बन जाएगी, मतलब इसके बराबर हो जाएगी। ये तो जुड़ कर जाएगा तो घट करके आपको देखना है। अब 384 के अंकों का जोड़ आप देख लो, 8 4 12 3 15 हो रहा है। तो इसके लिए राइट सोल्यूशन अगर आप लोग लगाना चाहते हैं तो आपको 15 लगाना पड़ेगा, क्योंकि जिस संख्या को आप घटा रहे हैं उसके अंकों का जोड़ 15 आ रहा है, और यह मिनिमम नंबर है जिसको घटा देने से यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। एक बढ़िया क्वेश्चन था, अक्सर ये पूछ लेता है टीचिंग एग्जाम्स में, तो आपको इसको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। और अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट करके बता देंगे, तो हम आपको फिर से इस पर अपडेट आपको प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं। क्वेश्चन पढ़िए। दो संख्याएं 5 और 8, और मैं आपको बता दूं कि अक्सर एलसीएम एचसीएफ का सवाल टीचिंग एग्जाम्स में जो है आपको रेशियो बेस जरूर दे देता है। दो संख्याओं का अनुपात 5:8 का है, उनमें उनके महत्तम समापवर्तक एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल 6760 है। इन संख्याओं का योगफल आपसे पूछ रहा है कि क्या होने वाला है। बढ़िया तो है, आई ट्राई करता हूं, मैं बताता हूं आपको, देखिए क्या स्थिति होने वाली है। करेक्ट है। एक बात आप जान लो, जैसे अगर आप नॉर्मली सोचो संख्याएं क्या है, तो एक संख्या हो जाएगी 5x और एक संख्या हो जाएगी कितनी पता है 8x। ये दो संख्याएं हमने ले लिया। गुणनफल क्यों कर रहा हूं, अभी मैंने मान लिया कि हमारी संख्याएं ये हो गई 5x एंड 8x हो गई। करेक्ट है। ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, जो कि 6760 है। करेक्ट है। ये 6760 क्या है, लासा गुणे मासा है। तो लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब आप काट के देखिए कैसे क्या स्थिति बन रही है। 8 से पहले काटिए, 8 8 64 3, और 8 चौके 32, 8 पंचे 40। करेक्ट है, यस। 8 8 64 3 67 3 6 हो गया, 8 चौके 32, 8 पंचे 40। 5 से काट के देखिएगा, 5 1 के 5 होता है, 3 4 5 छंगे 30, 5 9 45, मतलब यक्स वर्ग का मान 169 है। तो यक्स का मान अंडर रूट करिए 13 आ जाएगा, क्योंकि 13 का वर्ग 169 होता है। सवाल हमसे क्या पूछा है, क्या पूछा है कि संख्याओं का योग। तो अनुपाती पद कौन कौन थे, 5 और 8। करेक्ट है। तो अनुपाती पदों का योग करिए, 5 8 कितना होता है 13। यक्स का गुणा कर दे, 13 गुणे 13, 169 ही संख्याओं का योगफल आ जाएगा, जो आपको डी ऑप्शन में दिया हुआ है राइट सोल्यूशन। अगर आपको ऐसे नहीं करना है, 13 पचे 65 कर दे पहली संख्या, 13 8 104 दूसरी संख्या, जोड़ दीजिए तब भी वही आ जाएगा। तो फिलहाल समझ में तो आ ही गया होगा। इस संख्या का, इस सवाल का सही सोल्यूशन आपके सामने डी विकल्प में है, ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक मशीन का मूल्य, एक मशीन है जिसका मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% की दर से हासिल होता है, मतलब कम होता है। अगर मशीन का वर्तमान मूल्य अभी वर्तमान में 6000 है, तो 3 वर्षों में उसके मूल्य में प्रतिशत कमी कितनी होगी। मैं आपको बता दूं, इस सवाल में इस 6000 का कोई रोल नहीं है। अगर वो कह रहा 10% की दर से घट रहा है, 3 साल बाद घट करके कितने परसेंट घट जाएगा, तो हमसे पूछ रहा है। सतत जो कंटिन्यूड डिक्रीज का प्रोसेस होता है, सेम उस पर अप्लाइड है। इसमें हमें इसी 6000 की वैल्यू तो तब यूज होती जब पूछता कि 3 साल बाद उस मशीन की प्राइस हो कितनी जाएगी, तब तो अप्लाइड होता, नहीं तो कोई मतलब नहीं था। आप सीधा सीधा देखिए, ऐसे करिए, 10% घट रहा है, 10% को आप 1/10 लिख सकते हैं। करेक्ट है। आप ऐसे करिएगा, ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं कि 10 से 1 घटकर 9 हुआ, फिर 10 से 1 घटकर 9 हुआ, फिर 10 से 1 घटकर 9 हुआ, 3 बार है ना। 3 साल बाद घट करके कितना हो जाएगा। शुरू में इसका अर्थ है कि अगर 1000 था तो अभी 9 का क्यूब 729 हो जाएगा, 729। अब आप खुद देखिए कि कितना हो जा रहा है या कितना कम हो रहा है। जितना कम हो रहा है 1000 पर हम लोग उसको परसेंटेज के आधार पर काउंट करेंगे। अगर यह 730 होता तो आप समझ रहे हैं कि 200, मतलब आपके पास 70 71 आप लिख सकते हैं। अभी 271 की कमी हो रही है। 271 की कमी, अगर 10 1000 पर है तो लिखिए 271 गुणे 100 बटे आप 1000 कर दें। ठीक है, 2 जीरो तो ऐसे ही चले गए,
एक इससे खत्म होगा, 27.1% की कमी होगी। 27.1% कहां पर है? डी ऑप्शन में इस सवाल का राइट सोल्यूशन आप लोग नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 27.1% का डिक्रीज है जो आपको डी विकल्प में, डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। यस, सही है बातें, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 25 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत बता दो। बहुत पूछा जाता है ऐसा सवाल, अभी से तैयार रखिए इन सब चीजों को। लाभ हानि का है। आप देखो, सबसे पहले आपको लाभ हो रहा है और आपको बता दूं कि लाभ कब होता है। लाभ तब होता है जब विक्रय ज्यादा हो, क्रय कम हो। अर्थात विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जैसे हमने कोई समान, अगर मैं दुकानदार हूं, मैं किसी भी वस्तु को खरीद कर ज्यादा दाम में बेचूंगा तभी तो लाभ होगा। तो विक्रय से क्रय माइनस करने से लाभ होता है। इसका जो लाभ है, जैसे मैं प्रोसेस बता रहा हूं इसको फॉलो करिए, बाकी तो फार्मूले बहुत ऐसे अलग अलग होते हैं जिनका यूज किया जा सकता है, बट दिस इज द बेस्ट प्रोसेस जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। 5 वस्तुओं के लागत मतलब क्रय मूल्य, तो हमने लिखा यहां पर 5 का सीपी लाभ है। 5 का सीपी लाभ है। कैसे लाभ हुआ है? जब हमने 25 सामान बेचा, 25 को हमने जब बेचा, ठीक है, 25 का एसपी देखो, ऐसे लिख देता हूं साफ सुथरा। 5 का सीपी लाभ है तो 25 बेचने पर, 25 बेचने पर, बट 25 को खरीदने में कितना पैसा लगाया था, 25 का सीपी इसमें से घटा दीजिए। सीपी को सीपी की तरफ, एसपी को एसपी की तरफ, इधर इसको लाइए तो 30 का सीपी हो गया बराबर 25 का एसपी हो गया, 25 का एसपी हो गया। अब यहां से क्या लिख सकता हूं, 5 छंगे 30 है, 5 पचे 25 है। हम सीपी बटा एसपी कर दें तो इसको 5 रहने दे, 6 नीचे चला जाएगा। 5 से 6 का मतलब 1 का लाभ है, करेक्ट है, 1 का लाभ है। 1 गुणे 100 बटे आप क्या कर दो, 5 कर दो। 5 से डिवाइड करिए, 20% का लाभ है। 20% का लाभ देखिए आपको पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है, और इससे बेहतर प्रोसेस नहीं होता। जैसे बता रहा हूं, थोड़ा सा स्टेप 2-3 बढ़ाता है, लेकिन दिस इज द बेस्ट प्रोसेस। बाकी रूल भी होते हैं बट उन रूल का यूज मत करिएगा, जैसे बता रहा हूं ऐसे करिए, ये सबसे बेटर तरीका है और इसी तरह से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल डिटेल से क्लासेस में पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी तो जानने का तरीका है सबसे बेहतर है। अगर एक घन मतलब क्यूब के कोर को 40% बढ़ा, कोर मतलब उसकी एजेस को, साइड को, भुजाओं को 40% बढ़ा देते तो उसके परिणाम में, परिमाण में, परिमाण मतलब आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। आइए, जैसे अभी हम लोगों ने कमी नहीं किया था सतत वाला, जो अभी 10% का यूज था, सेम वही प्रोसेस है। 40% को हम क्या लिखेंगे, 40% को 2/5 लिखेंगे। 40/100 कर दीजिए। 5 में 2 जुड़कर 7 होगा क्योंकि बढ़ रहा है, फिर 5 में 2 जुड़कर 7 होगा, फिर 5 में 2 जुड़कर 7 होगा। तो कह सकता हूं कि 5 पचे 25 पंचे 125 हुआ, और 7 सते 49 सते 343 हुआ। देखिए कितना बढ़ा है, 13 से 5 8 होता है, ठीक है, और 3 से 2 1 होता है। 100 कितना बढ़ रहा है, 118, 118 बढ़ रहा है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, 13 से 5 8 होता है, 3 से 2 1 होता है, 3 से 1 2 होता है ना। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं इसको? आई होप 2 होगा, 218 बढ़ेगा भाई, 218 बढ़ेगा। 218 बढ़ा, किस में बढ़ा, 125 में। लिखिए 218 गुणे 100 बटे 125 कर दीजिए। 25 पंचे होता है, 25 चौके होता है, 4 अठे 32, 4 1 के 4 3 7, 4 दूना 8, 5 से भाग करिए, 5 1 के 5 3 7, 5 सते 35 और 35 2 37, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 174.4% का इंक्रीज है जो आपको बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो घन होता है ना, घन का आयतन भुजा गुड़े भुजा गुड़े भुजा होता है, तीनों में वही परिवर्तन होगा, तो सतत का यूज हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया आपको। इसको फॉलो करिए, तरीका सबसे अच्छा होता है, बट ऐसा सवाल बनता है एग्जाम में। ए बी और सी किसी काम को अकेले क्रमशः 20, 24 और 30 घंटे में पूरा कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए कर सकता है 20 घंटे में, बी कर सकता है 24 और सी कर सकता है 30 घंटे में। इन सभी ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, तीनों ने मिलकर शुरू किया। देखिए लिखिए, इन सभी ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन ए और सी ने 6 घंटे बाद उस काम को छोड़ दिया। जो काम था उस काम को ए और सी ने छोड़ दिया। अकेले बी शेष काम को कितने घंटे, पूरे नहीं, शेष काम को कितने घंटे में पूरा करेगा। बहुत बार इस पैटर्न को पढ़ाया जाता है। ऐसे में ए कर पाएगा किसी काम को 20 घंटे में, बी कर पाएगा, दिख रहा है सबको, यस, बी कर पाएगा 24 घंटे में, और सी कर पाएगा 30 घंटे में। तो हम लोग क्या करते हैं बताएं, टोटल वर्क बना लेते हैं। कुल कार्य एक ऐसी संख्या बना लेते हैं जो कि 20 से, 24 से और 30 से कटे। कुछ भी सोचिए अपने मन से, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। 120 लेना परफेक्ट है, 120 सबसे कट जाएगा, तो टोटल वर्क हो गया।
क्षमताएं प्रत्येक की अर्थात सभी यूनिट समय में कितना कितना काम करते हैं। 20 छक्के 120, ए करता है 6 काम 1 घंटे में 6 काम, बी करता है 5 काम 1 घंटे में, सी करता है 4 काम 1 घंटे में। करेक्ट है। ए करता है 6 काम, बी करता है 5 काम, सी करता है 4 काम 1 घंटे में। अब आगे देखिए क्या होता है। आगे होगा ए, समझते चलिएगा। आगे होगा ए कि टोटल 120 काम की प्लानिंग है, तीनों ने मिलकर काम शुरू किया और 6 घंटे तक किया भी। अगर तीनों मिले 6 5 11 4 क्या होता है 15, 15 गुणे आप 6 कर दो। तीनों ने अभी तक 90 कार्य कर दिया, 90 कार्य कर दिया। करेक्ट है भाई। अगर तीनों 15 की क्षमता से काम कर रहे हैं, 6 घंटे में कितना काम करेंगे 90, और 120 ही काम था, तो शेष कितना बचा आप खुद बताओ। शेष बचेगा 120 माइनस 90, अर्थात 30 काम बचेगा। इस 30 काम को करेगा कौन अब, अकेले बी, क्योंकि ए और सी ने साथ छोड़ दिया। ए और सी गए गए हम नहीं करेंगे, अकेले बचा बी जो 1 घंटे में 5 काम कर सकता था। तो बी को हमने जिम्मेदारी दे दी भैया तुम निपटाओ, तो 30/5 कर दो, 6 घंटे में वो कार्य को डन कर देगा। कौन डन कर देगा, बी डन कर देगा। बचे हुए काम को बी को अगर आप सौंप देंगे तो बचे हुए काम को 6 घंटे में डन कर सकता है। तो राइट सोल्यूशन आपका 6 घंटे आ रहा है, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ता हूं। दो पात्र हैं, पात्र मतलब बर्तन समझिए और कुछ नहीं। ए और बी दो हैं, 3 और 5 3-2 के अनुपात में स्प्रिट और पानी है दोनों में। पहले में 3-5 का रेशियो है, दूसरे में 3-2 का रेशियो है। 19-21 के अनुपात में स्प्रिट और पानी का घोल प्राप्त करना है, मतलब उनको मिलाना है और 19 और 21 का रेशियो बनाना है। उनकी सामग्रियों का किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए, उन्हें कैसे मिश्रित किया जाना चाहिए, कितना बनाना चाहिए, मतलब कितना कितना लेना चाहिए, उसका हिस्सा कितना ले लूं, उसका हिस्सा कितना ले लूं। जैसे ऐसे है, जो पहला बर्तन है, दो चीजें हैं दोनों में, एक तो स्प्रिट है और दूसरा वाटर है। यहां पर 3-5 का रेशियो है, दूसरे में भी देखिए अगर आप लोग चलिए तो यहां पर 3-2 का रेशियो है, यहां पर 3-2 का रेशियो है। करेक्ट है। उसमें 3-5 का रेशियो, इसमें 3-2 का रेशियो है। कह रहा है इनको मिलाकर के 19 और 21 का रेशियो बनाना है। इसको बनाने के लिए आपको इसका कितना हिस्सा लेना पड़ेगा और इसका कितना हिस्सा लेना पड़ेगा, यही सवाल है। अब इसको कैसे मैच करेंगे, यही थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना। भाई कि सवाल तो समझ में आ गया होगा कि दो बर्तन है ए और बी, इसमें स्प्रिट वाटर है, इसमें स्प्रिट वाटर है, इसका कितना हिस्सा ले लूं, इसका कितना हिस्सा ले लूं, कि दोनों का जो रेशियो बनकर आए 19 और 21 का बनकर आए, ये प्रोसीजर पर जाना है। एक बहुत बढ़िया तरीका होता है, मैं आपको बता दूं, एक बहुत अच्छा तरीका है, और उस तरीके को अगर हम लोग फॉलो कर लें तो मुझे लगता है कि बहुत आराम से हम चीजों को डिसाइड कर सकते हैं। करेक्ट है। हमसे यही तो पूछा है किस रेशियो में। जैसे हम इसका एक तरीका है एलिगेशन, अगर एलिगेशन हम लगा दें, जैसे हमने देखा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर हम कह दें कि यहां पर स्प्रिट का हिस्सा जैसे पहले वाले में 3 है, लेकिन कितने में है टोटल बताइए, 3-5 मिला दिया जाए तो, या हम एक काम कर लेते हैं ना, हम इसको संख्या के हिसाब से भी बना सकते हैं। जैसे कि हम सबको इक्वल कर दें। इक्वल करने का मतलब जैसे 3-5 जुड़कर कितना है 8 है, 3-2 मिलकर कितना है 5 है, और जो आपको कंबाइन करके बनाना है उसका रेशियो क्या है 19 और 21 का है। इनको जोड़िए तो कितना है बताएं 40 है। तो सबको अगर 40 बनाना है तो क्या प्रोसेस होना चाहिए, सबको अगर 40 बनाना, देखिए तरीका यह होना चाहिए कि इसको आप 5 से गुणा कर दें, इसको आप 8 से गुणा कर दें और इसमें कुछ ना करें। तो 5 से करते इनको भी करना पड़ेगा, 5 से करते ही कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा 25। इसी प्रकार 8 से करेंगे, 8 त्रिक 24 होगा, 8 दूना 16 होगा। अब आप ऐसे कह सकते हैं, कोई भी एक चीज ले लीजिए, जैसे सपोज करिए हमने कहा कि आपने यहां से लिया 15, क्या स्प्रिट लेते हैं, स्प्रिट लेकर के भी चल सकते हैं, पानी भी लेके चल सकते हैं, जो भी मर्जी आप लेके चलिए। इसका हमने 15 भाग लिया टोटल 40 में से, इसका मैंने 24 भाग लिया टोटल 40 में से, लेकिन इसका मुझे कितना बनाना है, केवल 19 भाग बनाना है टोटल 40 में से। यहीं पर लगा दो एलिगेशन। करेक्ट है। एलिगेशन लगाइए। क्या डिफरेंस आ रहा है 4 का, 15 4 19, क्या डिफरेंस आ रहा है 19 5 24, क्या रेशियो बना 5 और 4 का। तो 5 भाग आप पहला ले लीजिए और 4 भाग दूसरा ले लीजिए, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। जैसे आपने अभी स्प्रिट लेकर के डिसाइड किया, अगर आप पानी लेकर डिसाइड करो तो भी आंसर आएगा। आप इसका 25 ले लीजिए, उसका 16 ले लीजिए और उसका 21 ले लीजिए, अपने आप फिर से वही रेशियो जनरेट हो जाएगा। 5 भाग इसका लेना पड़ेगा आपको, 4 भाग दूसरे का लेना पड़ेगा, अपने आप ये रेशियो जो आप चाहते हैं प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सवाल अगर देखा जाए तो इट्स बेस्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को होगा, बट अगर करेंगे तो आराम से चीजें हल हो जाएंगी।
कोई वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची गई जाती है, कोई एक वस्तु है जिसे एक सर्टेन प्राइस पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 6/5 पर बेचने से उस व्यक्ति को 10% की हानि, कह रहा जितने में बेच रहा था अगर उसको 6/5 पर बेचता है तो 10% की हानि होती है। करेक्ट है। मूल मूल्य का पर उसकी हानि प्रतिशत कितनी है, मूल जो मूल्य है अगर उस पर बेचता तो उसे कितने की हानि होती, ये हमसे पूछ रहा था। मतलब एक प्रकार से जैसे देखो एक दाम में बेच रहा था, जैसे ऐसे समझिए अगर वह अभी तक 5 में बेच रहा था तो अभी वह 6 में बेचने लगा। समझिएगा, ये देखिए कोई वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती, उस मूल्य के 6/5, मतलब वह मूल्य अगर 5 था तो 5 से उसने 6 कर दिया, जिससे कि उसे 10% की हानि हो गई। और 10% की हानि होने का मतलब कितना हो गया पता है, प्राइस 90 हो गया। तो यहां पर कितनी प्राइस होती है आप खुद सोच लीजिए, कंफर्म कर लीजिए तो आपको समझ में चीजें आएंगी। भाई 10% हानि का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब 100 में से 10 निकाल दीजिए, 90 कर दीजिए। अब देखिए 15 छक्के 90 होता है ना, 6 से करिए 15 छक्के 90, और 15 पचे 75, और 100 में से 75 निकालिए, 25% की हानि उसे हो रही है यहाँ पर। मतलब अगर वह उसी प्राइस पर बेच रहा होता तो उसे 25% की हानि होती। ऐसे लगा सकते हैं आप लोग। और भी तरीके हैं, बहुत सारे प्रोसेस है, आप लगा सकते हैं। मैंने कहा पहले मूल प्राइस 5 थी, मतलब इतने में बेचा करता था, बट आज उसने दिमाग लगाया, थोड़ा सा प्राइस बढ़ाई, बट इतना करने पर भी 10% की हानि हो गई। तो 10% की हानि हो गई तो उसे मिला कितना, 90 मिला। लेकिन अगर वह इसी प्राइस पर बेचता तो उसे 75 ही मिलता। तो 75 मिलने का मतलब 100 से 75 घटे तो 25% की हानि लेकर अभी तक बेचा करता था, जो आज वह 10% की हानि पर बेच रहा है। कंफर्म हो गई बात? यस। 30,566 की धनराशि है, पैसा है आपके पास। कितने का अमाउंट है? 30,566। ए, बी और सी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 5 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना और सी के हिस्से का 2 गुना भाग बराबर है बी का हिस्सा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से देखिए, इस तरह के रेशियो हम पढ़ाते भी हैं आपको। 5A बराबर 3B बराबर 2C, ये तीनों बराबर है। आप इनको तीनों को कंपेयर कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, अपने आप चीजें बढ़ जाएगी। कैसे बटेगा देखिए, सबसे पहला काम, ठीक है भाई, हमने तो ऐसे पढ़ा है आपको हमेशा कि अगर हम A अनुपात B अनुपात C कर रहे हैं तो उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं कांजुगेट का, इसका जो कोफिशिएंट्स लगे होते, 1/5, 1/3 और 1/2। 5, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा आप खुद बताइए। 6 पंचे 30, 30 हो गया। 5 छंगे 30, 3 दहम में 30, 2 15 में 30। तो 6, 10 और 15 का रेशियो है। 6 भाग है ए का, 10 भाग है बी का और 15 भाग है सी का। यही तीनों का रेशियो हो गया। 6 30 से मतलब नहीं है, यही रेशियो है भाई, ठीक है, मतलब ए हो गया, ऐसे लिख दीजिए एक बार। ए बी सी का जो रेशियो है 6:10:15 है। और पैसे टोटल कितने हैं जो तीनों में बटने हैं? ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30,566 है। करेक्ट है। अनुपाती पदों को जोड़िए, 15 10 25 6 31 होता है। 31 बराबर 30,566 है, एक बराबर, ठीक है, एक बराबर। देखिए कितना बार जाता है, अगर आप इससे इसको भाग करते हैं 31 से, सीधा सीधा आपको भाई डायरेक्ट करता दिखेगा नहीं। या तो एक काम कर लीजिए, जिसका हिस्सा पूछ रहा है हमसे, बी का हिस्सा पूछा है तो बी का हिस्सा 10 है, तो क्यों ना मैं सीधा सीधा 10 से, हालांकि 31 से तब भी भाग देना पड़ेगा। तो 31 से कितना बार जाएगा? 31 दहम में 310 होगा, तो 9 बार जाएगा ऐसे ही, ठीक है, 9 बार गया। 9 1 के 9, 9 तिरिक 27 ना, ध्यान देना पड़ता है भाई इन सब चीजों के कैलकुलेशन में। 21 5 26, 21 5 26 मतलब 266। और 31 से देखिए कितना बार जाता है, अगर हम 266 पर लेकर जाते हैं तो 7, 3 7 21, 8 8 1 के 8, 8 तिरिक 24, 9 बार पे तो जाएगा नहीं, 8 बार पे जाएगा। तो 8 1 के 8, 8 तिरिक 24, 16 से 8 8 हो जाता है और 5 से 4 1 हो जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ 8 बार गया, ठीक है, यहाँ पर 8 बार गया और आपका 6 बचेगा। तो अब आपका समझ में आया, 6 बार और जाएगा। करेक्ट है, ए हो गया। और हमको हिस्सा किसका निकालना है? बी का। तो बी का अनुपातिक हिस्सा कितना है बताइए, आप खुद देख लीजिए, 10 है। तो 10 का मान आपको कैलकुलेट करके निकालना है। तो 10 का मान अर्थात बी का हिस्सा हम निकालने जा रहे हैं। तो 9 8 6 के बाद एक जीरो लगा दीजिए, तो आपको दिखेगा क्या बताइए? बी ऑप्शन। 9860 इसका राइट सोल्यूशन होगा। आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन रहा है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर दिन में 8 घंटे काम करने वाले 12 व्यक्ति, मतलब ऐसे कुछ आदमी हैं जो दिन में 8 घंटे काम करते हैं और आदमियों की संख्या भी कन्फर्म में 12 है, 5 दिन में 16,800 रुपए कमाते हैं,
तो दिन में 6 घंटे काम करने वाले 18 व्यक्ति 8 दिन में कितना पैसा कमाएंगे? एक फार्मूला याद है आप लोगों को, M1D1H1 डिवाइड बाई W1R1, M1D1H1 डिवाइड बाई W1R1, M2D2H2 डिवाइड बाई W2R2। करेक्ट है, इसको फॉलो करिए। यहां मेन पावर एंड टाइम, ठीक है, कार्य का भाग और मजदूरी ऐसे ही कंपेयर किया जाता है। आइए जैसे दिया है उसी हिसाब से फॉलो करिए। क्या क्या कहता पढ़िए। कहता यह है कि 12 व्यक्ति होते हैं, दिन में 8 घंटे काम करते हैं, काम को 5 दिन में पूरा करते हैं और पैसे कितना कमाते हैं? 16,800। सही है। अब आगे स्थिति देखो क्या है। 18 व्यक्ति होते हैं, पर डे 6 घंटे काम करते हैं, 8 दिन काम करेंगे, कितना पैसा कमाएंगे? यही सवाल है, यही कंपेयर करिए, आंसर आएगा। आइए ट्राई कर देता हूं फटाफट जिससे कि हो जाए। पहला काम तो 8 8 से खत्म हो गया, ठीक है। 6 दूना 12 होता है, 2 9 18 होता है, ठीक है, 2 9 18 होता है। 5 से करिए, 5 तिया 15 है, 1 8, 5 तिया फिर 15 है और 15 3 18, 5 छंगे 30 है, 0 है। 9 से गुणा करना, x का मान आ जाएगा। 9 0 0 9 6 54 की 4 हासिल 5, 9 3 27 5 27 5 27 5 32 2 हासिल 3, 9 3 27 3 कितना होता है? 30। 30,240 रुपए टोटल अर्न करेंगे, जो आपको बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। राइट सोल्यूशन करेक्ट है। कोशिश करिए, पैटर्न पता रहे, छोटा सा कैलकुलेशन होता है बस। अब इन सब चीजों को अगर मिला लेंगे तो सवाल में गलतियां नहीं हो पाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक कक्षा में लड़कों का औसत वजन 60 किलोग्राम और लड़कियों का 50 किलोग्राम है। करेक्ट है। संपूर्ण कक्षा का औसत वजन, मैंने इस तरह के क्वेश्चंस क्लास में भी कई बार कराए हैं। देखिए क्लास है जिसमें क्लास में लड़कों, भाई एप्स टोटल एलिगेशन लग रहा है, एलिगेशन अगर आप जानते हैं तो लड़कों का है, बॉयज का और गर्ल्स का है। लड़कों का कितना है बताएं? लड़कों का है 60 किलोग्राम और लड़कियों का कितना है? 50। संपूर्ण क्लास की बात अगर किया जाए तो 56 है। अब इनको एलिगेट कर दीजिए, ये देखिए 4 का और ये कितना है? 6 का। 2 तिया 6 है, 2 दूना 4। ये संख्या का रेशियो ही पूछ रहा था और यही काम करता ही है। 3 2 का रेशियो है, ध्यान देना, लड़कों और लड़कियों की बात भी कर रहा है। हम लोग 3 2 का रेशियो यहाँ पर बी विकल्प में पा रहे हैं। करेक्ट हो गई बातें? तो ध्यान देते जाइए जिससे कि ये क्लियर होता चला जाए ना, सारे क्वेश्चंस आपके डन हो जाए। जितने सवाल हम लोग यहाँ पर फेस कर रहे हैं इनको अच्छे से कवर करते चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है। 32 की पावर 25 है ना, 32 की पावर 25 है, 28 की पावर 64 है और 23 की पावर 9 है। एक पैटर्न के लोग हैं, इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है। जब कभी किसी संख्या के अंत में 2 दिखे, 3 दिखे, 7 दिखे, 8 दिखे, 2 दिखा है, 8 दिखा है, 3 दिखा है, 7 छोड़ दिया, उसको भी लेना चाहिए था। पावर में जो भी रहेगा उसको 4 से भाग करेंगे, शेषफल जो आएगा उसी को लगा करके हम यूनिट डिजिट निर्धारित कर देंगे। जैसे आपको यहां पर जब इसको 4 से आप भाग करेंगे तो शेषफल 1 आएगा, तो 2 की पावर 1 कर दीजिए, माइनस इसको भी जब हम 4 से भाग करेंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा, और अगर कट जाता है तो रिमाइंडर 0 नहीं 4 लिया जाता है। तो 8 की पावर हम 4 लगाएंगे, वैसे भी अगर 2 रहता है अंत में 8 रहता है तो 6 लिखा जाता है। 8 की पावर 4 करने से भी 6 ही आएगा, इसका मान अंत का 6 हो जाएगा। इसको जब मैं 4 से भाग करूंगा, 4 दूना 8, रिमाइंडर 1 हो गया, यहाँ 3 की पावर 1 अर्थात 3 कर दीजिए। अब इसको हल कर डालिए, देखिए आपको समझ में आ ही रहा होगा। 3 2 5, 6 से घटेगा, -1 आएगा, बट -1 लिया नहीं जाता है। जब नेगेटिव आता है 10 से 1 घटा दिया जाएगा, 9 शेषफल आएगा। करेक्ट है, 9 शेषफल है, सॉरी 9 यूनिट है, जो कि आपको पहले ऑप्शन में दिख रहा है। एक गलती से मत लगा दीजिएगा, नेगेटिव जब आता है तो आपको 10 से घटा करके सही उत्तर प्राप्त करना होता है। आई होप सबको क्लियर आया होगा। एक रेलगाड़ी पड़ाव के बिना, पड़ाव मतलब स्टे, जब रुकना होता है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, और जब पड़ाव मतलब रुक रुक कर चलती है, बस पर अक्सर सवाल बनता है, 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटे कितने मिनट चलती है, रुकती है, सॉरी। दरअसल ये होता है, मतलब स्पीड में फर्क नहीं होता है, स्पीड वही होती है। जैसे कभी आप किसी बस से यात्रा करिए, बस की स्पीड वही है, एक होती है जो डायरेक्ट चलती है। जैसे आपने देखा होगा कई सारी स्टेशन पर गाड़ी आती है जो किसी स्टेशन पर रुकती नहीं है, वो सीधा एक्सप्रेस होती है, सीधा चलती चली जाती है, उसका एक अंतिम डेस्टिनेशन होता है, वहीं भी पहुंचना होता है। अब कुछ होती है रुक रुक कर जाती है। स्पीड दोनों की सेम है, बट जब वह जो है रुक रुक कर जाती है
तो उसकी स्पीड 110 हो जाती है, काउंटेबल लेस हो जाता है। और जब बिना रुके जाती है तो उसकी स्पीड 120 कंसीडर की जाती है। तो आपको यही ध्यान देना है। एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चन जब बनते हैं तो बिना रुके जब चलती है तो स्पीड 120 मानी गई है, जबकि रियलिटी में 120 नहीं है, ठीक है। और जब रुक रुक कर चलती है तो 110 है। तो दोनों के बीच फर्क बताएं कितने का है, 10 है। 10 बटे आप क्या कर दें पता है, ये आपको पता है किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहां पर भी आप एक काम करिए, ओरिजिनल स्पीड उसकी कितनी है, 100 कितना है, 120 है, 120 है। ये आपके सामने इतना किलोमीटर रुकी है और 120 ओरिजिनल स्पीड कर दिया। ये जो आया है मेरे पास, एक किसमें आया पता है, घंटे में आया है। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। 60 दूना 120 होता है, 2 पंचे 10, वो 5 मिनट तक रुकेगी। यही इसका सबसे बेहतरीन तरीका होता है जो मैंने आपको बताया। 5 मिनट तक वह रुकेगी, राइट सोल्यूशन। और करने का यही सबसे बेहतरीन तरीका भी होता है। नेक्स्ट, किसी भिन्न का अंश 150% बढ़ाया जाता है और हर 50% घटाया जाता है तो भिन्न 4/3 हो जाता है। इसको तो ऐसे ही करना चाहिए, ऑप्शन से जाकर के भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे, ये भिन्न है ए और बी, कह रहा भिन्न के अंश को 150% बढ़ा रहे हैं। 150% बढ़ाना, 150% बढ़ाना और 150% कर देना दो अलग बातें होती है। अगर 150% बढ़ाएंगे तो 250% हो जाएगा, ठीक है। और इधर 50% घटा रहे हैं तो 85% रहेगा। बराबर कितना हो गया, 4/3, 4/3। ये परसेंट से खत्म कर दें और 50 पंचे होता है ना, 5 या 15, ए बटा बी आपके पास कितना हो जाएगा, 4/15 हो जाएगा। 4/15 आपको देखिए कहां दिख रहा है, 4/15 पहले विकल्प में दिख रहा है, राइट सोल्यूशन। ये भिन्न था। गलती से कुछ लोग हो सकता है 150 पर जाएं, बट बढ़ाया है तो 100 में। जैसे हम कहते हैं ना, किसी चीज को अगर 10% बढ़ा दिया तो 110% हो जाएगा, 20% बढ़ा दिया 120% हो जाएगा, 100% बढ़ा दिया 200% हो जाएगा। अगर 150% बढ़ा देंगे तो वह स्वयं का 250% हो जाएगा। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और यह अलजेब्रिक क्वेश्चन है। और यहाँ अलजेब्रिक फार्मूला लगता दिख रहा है, आप ऊपर देखिए, नीचे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको दिखेगा। एक्चुअली वैल्यू सब सेम दिख रही है और एक फार्मूला भी आपको नजर आ रहा होगा। अगर आप इसको टारगेट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो यह ए स्क्वायर दिख रहा होगा, ये बी स्क्वायर दिख रहा होगा, ए प्लस ए बी दिख रहा होगा, नहीं ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस आपके सामने अगर देखिए तो यहाँ पर ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है। और इस टर्म को अगर देखिए तो हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के रूप में दिया है। नीचे अगर देखिएगा तो इसको अगर फॉलो करिए ए क्यूब और ए बी क्यूब के फॉर्म में। बट प्रॉब्लम इसमें है दशमलव का, इसमें सब में एक एक स्थान पर दशमलव लगा है, इनमें कहीं दशमलव नहीं लगा है। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि सब में दशमलव दशमलव सब बराबर हैं, तो एक फार्मूला हम लोग को याद रहना चाहिए, क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ब्रैकेट में होगा ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उस हिसाब से अगर मैं लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये आ जाएगा कितना पता है, 1/a माइनस बी। यही मैं सोच रहा था, बस ये दशमलव वाला टेंशन ना देता तो मामला सब क्लियर था। हम इसको बना देते हैं, कोई ऐसा नहीं, या तो इसमें से दशमलव हटा दें या तो इनमें दशमलव लगा दें, बात एक ही है भाई। ऐसे अगर दशमलव लगा लगाया आता ना तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन नहीं लगा लगाया है तो हम उसी हिसाब से करते हैं। हम इसमें से दशमलव कैसे हटा सकते हैं, हम अगर 10 कॉमन कर लें, 10 कॉमन करना मतलब 10 से भाग देना। भाई 10 से भाग देंगे तभी तो दशमलव लगेगा। अगर 10 कॉमन होगा, जैसे इसको 10 इससे भाग, इसको 10 से भाग कर दें, इसको कर दें, इसको कर दें, मतलब 10 से केवल भाग से नहीं होगा, 10 की पावर 3 से होगा। और वही मैंने दो पदों के हिसाब से कॉमन कर लिया था, 10 की पावर 3 मैंने कॉमन कर लिया, 10 गुणे 10 गुणे 10 कॉमन कर लिया। जब कॉमन कर लिया तो निश्चित तौर पर आप समझ पाए होंगे कि यह वैल्यू कितनी है, मतलब इसको 10 से भाग करेंगे 58.3 58.3 58.3, वैसे 56.3 56.3 56.3। अब ये सिंपल हो गया, अर्थात क्या हो गया पता है, 1 भाई 58.3 माइनस 56.3। ये समझ में आया होगा कितना हो गया, ये आपका कितना हो गया पता है, 1/2 हो गया। ये 0.5 हो गया, बट 10 की पावर 3 से हमको और भाग देना होगा, तो 10 की पावर 3 से भाग देने का मतलब ये 0.5 तो था ही, 1000 से और भाग दीजिए तो 0.3 प्लेसेस पर और ट्रांसफर होकर के 0.0000005 तब हो पाएगा, जो आपको देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सी ऑप्शन अगर आप लगाएंगे तो इस क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो कंफ्यूजन थोड़ी सी है, बट सीरियस जो है, जो समझ पा रहा है वो आराम से कर पाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
स्थिर पानी में एक नाव की गति, शांत जल जिसको कहते हैं, स्थिर पानी जिसको शांत जल कहते हैं, उसमें नाव की गति है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। वह 4 घंटे 30 मिनट में 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाकर अनुप्रवाह में मूल स्थान पर लौट आती है। मतलब उसकी एक्चुअल स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटे है, वह 4 घंटे 30 मिनट मतलब 4.5 घंटे में 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है और लौट भी आती है। तो कह रहा है कि धारा का वेग मतलब धारा अर्थात स्टीम की जो स्पीड है वो एक्चुअली कितनी है, ये हमको बताना है। आइए मैं समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा बस। देखिए ए है लेंथ जिसको कवर करना है, वो है 24 किलोमीटर, करेक्ट है। आपको बता दो कि शांत जल में जो पानी की चाल है, अगर एक्स आपकी 12 किलोमीटर प्रति घंटे है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे है, और जो स्टीम धारा की स्पीड है अगर मान लीजिए वह आपके पास, चलिए ए हमने लिख दिया, सपोज करो कि चलो पी है, कुछ भी है, जो धारा के अनुकूल जाएगी तो 24/12 प्लस पी करेगी, और जब धारा के प्रतिकूल जाएगी तो 24/12 माइनस पी करेगी, बराबर टोटल जो समय लगा है 4.5 घंटे का, 4.5 आर का लगा है। 4 घंटे 30 मिनट का मतलब 4.5 घंटे होते हैं, तो दशमलव अगर हटा दें कि 0 आ जाएगा, 5 दूना 10, 5 9 45, 9/20 हो जाएगा। सही है। अब इसी को आप हल करके निकाल सकते हैं, ऑप्शन भी रख करके डिसाइड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ट्रिक भी लगा सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता आपको ऐसी कोई बहुत जरूरत है। 3 तिया 9 कर दो, 3 अठे 24, 3 अठे 24। आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं, 8 कॉमन करके नीचे ला सकते हैं। बाकी अगर सोचिए तो यहाँ पर 12 प्लस पी, 12 माइनस पी है, 12 प्लस पी है, एलसीएम ले लीजिए, और 12 माइनस पी है। ठीक है। आप 8 गुणे क्या कर सकते हैं पता है, 8 गुणे 12 माइनस पी कर सकते हैं, 12 माइनस पी प्लस 8 गुणे आप 12 प्लस पी कर सकते हैं, और यहाँ पर 12 बराबर में 144 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। रख करके भी निर्धारित किया जा सकता है, मुझे लगता है कि हमको इधर उधर ना जाकर के रख करके निर्धारित करना ज्यादा बेटर रहेगा। रख करके कैसे निर्धारित करेंगे, जैसे अगर हमने 24 किलोमीटर की डिस्टेंस को सोचा है जाना और आना, और मेरी स्पीड है 12, तो 12 में अगर हम 5 जोड़ेंगे, सबसे पहले 5, तो 12 5 17 होता है। 17 से भाग देना बड़ा अजीब है, और 12 में अगर 3 जोड़ेंगे 15 होता है, तो भी बड़ा अजीब है। ठीक है, तो भी बहुत तो नहीं, फिर भी अजीब है। बट 12 चौके 12 4 16 होता है, और 12 4 कितना होता है, 16 होता है। अगर मैं 16 से, या हम सबसे पहले सबसे छोटे से ट्राई करते हैं, जैसे 2 अगर हम घटा दें, 2 जोड़ दें, अगर हम 2 जोड़ दें तो 12 2 14, तब भी दिक्कत देगा। बल्कि आपको सबसे बेटर जो लग रहा है 4 लग रहा है। मैं 4 पहले एक बार जोड़ता हूं, तो 16 हो गया, 8 त्रिक 24 होता है, 8 दूना 16, 3/2 अर्थात 1.5 घंटे हो गया। 24 को अगर हमने 12 से 4 को घटाया तो 8 होता है, तो 8 1 के 8, 8 त्रिक 24 होता है, 3 घंटे होता है। 3 और 1.5 जोड़ दे 4.5 होता है। सबसे बेस्ट जो नजर आया, वो बेस्ट क्या, सबसे क्लियर जो हमारे पास आया 4 आ रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उसकी एक्चुअल जो स्ट्रीम की स्पीड है, बाकी एक्चुअल प्रोसेस ये है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, जो करा ही रहे थे हम फिलहाल। अगर हम कोई ऐसा स्कूल का क्लास लेते तो बिल्कुल कराते हैं, हम पूरा प्रोसेस करवाते, हल करवाते, 4 आ जाता। बट मैंने ऐसे ले लिया, स्पीड डिस्टेंस हमारी 24 थी जाना और आना। जब हम प्रतिकूल जाएंगे तो धारा की गति से हम घट जाएंगे। धारा की गति अगर हमने 4 माना है तो 12 से 4 घटेगा 8 होगा, 3 घंटे लगेगा। और धारा के साथ जाएंगे तो 12 4 16 से भाग होगा, 1.5 आएगा। इस हिसाब से टोटल हमारी जो टाइमिंग होगी वो 4.5 घंटे आपकी इसी कंडीशन में आ रही है। हम सी ऑप्शन लगा देंगे, राइट सोल्यूशन हो जाएगा, इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अगर एक आयत का विकर्ण 13 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल बताना है। ए है आयत, ठीक है, ए उसकी लेंथ है, ए उसकी ब्रेथ है। विकर्ण क्या होता है, ए लेंथ होती है, जो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। और परिमाप जो होता है वो होता है ट्वाइस एल प्लस बी होता है, ट्वाइस एल प्लस बी होता है। और जो एरिया हमसे पूछ रहा है वो एरिया होता है एल इंटू बी। इतनी चीजें हमारे पास, यही हमसे पूछ रहा है। ये अलजेब्रिक सवाल की तरह बन गया, ठीक है, अलजेब्रिक बन गया। आप इसमें भाई मेंसुरेशनल तो देख ही रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, आप फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। अगर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपको दिया है 13, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिए, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169, दोनों तरफ वर्क कर दिया। और अगर परिमाप यहां से देखिए, p की जगह लिखो 134 बराबर आपका ट्वाइस एल प्लस बी है, तो आप समझ गए होंगे 2 से कटेगा तो एल प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, एल प्लस बी का मान हो जाएगा 17, लंबाई प्लस चौड़ाई।
समझ रहे हैं? एरिया पूछा है, ऐसी दो वैल्यू जिनके वर्गों का योग 169 हो और जिनका जोड़ आपका 17 हो। अगर हम डायरेक्ट देखिए फार्मूले की तरफ चलते, जैसे अपने पास देखो ये लिखा है यल प्लस बी बराबर कितना 17, दोनों तरफ स्क्वायर करिए, यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस एल बी बराबर 17 का 289 होता है। यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको 169 पता है, प्लस ट्वाइस एल बी बराबर 289 है, घटा दीजिए ट्वाइस एल बी कर दीजिए, हाँ घटाइए 9 से 9, 8 से 6 2 होता है। एल बी बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो गया भाई 120 होगा ना, एल बी बराबर 60 हो गया, तो 60 हो जाएगा आपका एरिया जो आपको पहले विकल्प में दिया है ना। चलिए इस हिसाब से इसको नोट कर लीजिएगा, कंफर्म करिए, बताइए सभी लोग, जैसे कोई कंफ्यूजन किसी का ना रह जाए। आई होप ऐसे रहा होगा। 12 5 17 होता है ना, अब 12 पंचे 60 होता है, अब 12 का वर्ग और 5 का वर्ग 169 होता है, तो डायरेक्टली सोचा जा सकता था और ऐसा सवाल बनेगा तो आप आराम से कर भी पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सांख्यिकी का बढ़िया अच्छा सवाल देखिए आता है। निम्नलिखित तालिका एक प्राथमिक पाठशाला के छात्रों के कद मतलब उनकी हाइट सेंटीमीटर में दर्शाती है, तालिका पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। वर्ग अंतराल मतलब होता है आप सबको पता है क्लास इंटरवल, 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110, 110 120, 120 से 130, 130 से 140। छात्रों की संख्या फ्रीक्वेंसी से बारंबारता कहते हैं, 22 है, 64 है, 62 है, 72 है, 80 है, 100 है, इस तरह से दिया हुआ है। पढ़िए सवाल क्या है। अगर तालिका में दिए गए आंकड़ों को पाई चार्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाए, उस अंतराल का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण निकटतम पूर्णांश में कितना है जिसमें माध्यिका निहित है, जिसमें माध्यिका मतलब सेट हो रही है, उस वर्ग अंतराल की बात कर रहा है। ऐसे देखा जाए तो छात्रों की कुल संख्या कितनी, जैसे पहले माध्यिका किस में आएगी, माध्यिका मतलब बीच की वैल्यू, माध्यिका मतलब मीडियन। जैसे इसके लिए हमें एक चीज निकालना पड़ता है जिसे कहते हैं लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अर्थात संचयी बारंबारता। जैसे हम कहते हैं 80 से 90 के बीच छात्रों की संख्या 22 है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 90 से कम कितने छात्र हैं टोटल, यहां पर 22, इनकी मतलब कद के बारे में प्रेजेंट किया जा रहा है। इनको अब जैसे हम 100 से कम कहेंगे तो 100 से 80 जाएगा, तो इसको जोड़ दीजिए, इसमें जोड़िए 4 2 6 6 2 8 86 हो गया, इसको इसमें जोड़िए 6 2 8 होता है, 8 6 14 148 हो गया, इसको इसमें जोड़िए तो 8 2 10 होता है, 7 4 11 1 12 220 हो गया, इसको इसमें जोड़िए 300 हो गया और इसको इसमें जोड़िए तो 400 हो गया। सही है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि अगर हम टोटल जैसे हमने कहा ना यन हमारा कितना है, यन टोटल हमारा अगर 400 है तो माध्यिका तो बीच का मान होता है यन बाई 2 अर्थात 200वीं वैल्यू किसमें है भाई 400 बटे 2 करिए, 200वीं वैल्यू आपकी कहां पे आएगी पता है, इस क्लास में आएगी, इस क्लास में। और इस क्लास की टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 72 है। इसका केंद्रीय कोण बनाना है तो केंद्रीय कोण वैसे ही होता है जैसे परसेंटेज बनता है, इसकी फ्रीक्वेंसी 72 है तो लिखिए 72। अब परसेंट जैसे फ्रीक्वेंसी हम इसको सेंट्रल एंगल के हिसाब से प्रेजेंट करते हैं तो आपको बता दूं कि 360 डिग्री होता है टोटल, टोटल मतलब कितना है 400, तो 72 का मान कितने डिग्री के बराबर होगा, ऐसे करिए भाई। टोटल जो कंप्लीट होता है वो 360 डिग्री होता है, अगर हम पाई चार्ट पे प्रेजेंट करेंगे तो कंप्लीट कितना है 400, तो 72 का मान कितना हुआ। देखिए हम काटते हैं इसको, 8 से 8 9 बार होता है, 8 पंजे 40 50 हो गया, शून्य खत्म कर दिया, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं कटेगा। फिर देखिए 5 9 छंगे 54 की 4 हासिल 5 9 3 27 5 32 बटा आप 5 कर दीजिए, 5 छंगे 30 होता है 2 4 और 5 लगभग 64 समथिंग हो रहा है, तो 65 के पास जा रहा है, तो 65 का मतलब देखिए आपके पास सी विकल्प में है, ये राइट सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है 65 डिग्री, बढ़िया से पढ़ा जाएगा इन सब चीजों को तो कवर होगा अच्छे से। छात्रों का औसत कद सेंटीमीटर में कितना है, औसत का मतलब हो गया माध्यिका नहीं माध्य पूछा है, तो माध्य अगर हमें कैलकुलेट करना है तो अभी जैसे हम लोग करते हैं इसके लिए पूरा प्रोसेस होता है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि औसत कद निकालने के लिए पूरा का पूरा इसका मीन कैलकुलेट करना होगा और मीन निकालने के लिए पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा। और प्रोसेस में आपके पास जैसे सबसे पहले हम सबका क्या कहते हैं मध्यमान निकालेंगे, मध्यमान निकाल करके छात्रों की संख्या हम सोचेंगे और यस, तो इस हिसाब से टोटल पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है और मुझे लगता है कि यहां तक चीजें समझ में आई होगी। अब इसी पर मैं एक सवाल आपको दे रहा हूं जो आपके लिए एक होमवर्क के रूप में भी रहेगा और इसको हम देखकर समझ भी पाएंगे कि आप कितना कर पा रहे हैं कितना नहीं कर पा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा जो आपके
माध्य से संबंधित होगा कि अगर हम इस वर्ग अंतराल और बारंबारता को समझें तो क्या माध्य हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, ये मैं आपकी कैपेबिलिटी को देखना चाहूंगा। तो प्रत्येक लोग अपना आंसर जरूर करिए और सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। समझ में आया नहीं आया, कहाँ डाउट थी, हमें कंफर्म करिएगा, उसी हिसाब से हम आगे के सेशन प्लान करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुलाकात अगली क्लास में होगी इसी तरह से, और आपके कमेंट्स बताएंगे कि हमें किस तरह के सेशन की जरूरत है। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।